कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो ध्यान से सुनो, आप लोगों को ये जो बाकी चीजें हैं वो खुद से पढ़ लेना थ्योरी, फिर कुछ डाउट आएगा आप लोगों को तो आपकी डाउट क्लास लगती है, तो आप उस डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम सारे की सारी लाइन बाय लाइन करने लग गए तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, और अभी आप लोग के पूरी ऑर्गेनिक बची हुई है, पता है ना, पूरी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन, टेस्ट, कन्वर्शन, बहुत ज्यादा है अभी। हाँ, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई बता सकता है कि डिस्कस करेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। उसके अलावा दूसरा हीमोग्लोबिन, आयरन का होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैसे आया ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टर्म कैसे आया अवश्य, है ना। और बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, हाँ, उनमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही होते हैं। तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो टर्म है ये आया कैसे, ध्यान से सुनो, इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, और मतलब बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बोरिंग नहीं लगेगा। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना, क्वेश्चंस भी करेंगे हम क्लास में इसके, है ना, नोमेनक्लेचर वगैरह से। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा, आपकी किस्मत है वो वीबीटी दे दे या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पूछ ले, आपकी किस्मत है, ठीक है। ये उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई वीबीटी, इन दोनों इक्वली है, ये इक्वली वेटेज है इनका, मतलब भाई वो वीबीटी का पूछ लेगा या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पूछ लेगा। तीसरा जो बन सकता है इससे, आइसोमर्स वगैरह में तो हट चुका है तो उसकी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा जो इसमें बन सकता है वो इसमें बोल सकते हैं आप कि बाई चांस अगर उसने लीगेंड के बारे में पूछ लिया कि मोनोडेंटेट लीगेंड क्या होता है, डाइडेंटेंट, बाइडेंटेंट, पॉलीडेंटेट, है ना, चिलेटिंग लीगेंड क्या होता है, बस इस तरह से। एम्बीडेंटेंट लीगेंड का एग्जांपल 2 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, एम्बीडेंटेंट लीगेंड क्या होता है, बस ये, बाकी और कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है, है ना। तो अभी नोमेनक्लेचर ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। हाँ, अब सबसे पहले देखो क्या होता है ना, एडिशन कंपाउंड्स की बात आई थी, एडिशन कंपाउंड्स फॉर्म किए। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स जो कि फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट्स, टू और मोर सॉल्ट्स को मिक्स करके एडिशन कंपाउंड्स फॉर्म किए जाते हैं। तो एडिशन कंपाउंड्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं डबल सॉल्ट और एक होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लिखते जाना, अगर लिखते जाओगे तो सही रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यार लिखा लिखा थोड़ा बहुत याद रह जाता है। मैं रुकूंगी नहीं, इसी फ्लो में ही रहेगा, लिखते जाना। अगर जब इंपॉर्टेंट कुछ समझाने की बारी आएगी तब मैं स्टॉप करवा के पहले समझाऊंगी, उसके बाद लिखाऊंगी। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4.अमोनियम सल्फेट डॉट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइक K4FeCN का होल 6। अब ये क्या हो गया बताओ, अभी बता रही हूँ। एडिशन कंपाउंड्स में मैंने बता दिया, तो जल्दी जल्दी लिखते रहो, तो कान भी लगा के सुनते रहना। नहीं नहीं, कनेक्शन पुअर नहीं है, आपकी साइड से होगा, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है। आप एक बार ट्राई करो, आपकी साइड से है क्या कनेक्शन पुअर। अब ध्यान से सुनना, एडिशन कंपाउंड्स मैंने बता दिया, 2 और मोर देन 2 सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं। 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है, इस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि यहाँ पे
ये क्या करता है कि एक्वस सॉल्यूशन में अपने सारे के सारे ही आयंस फर्निश कर देता है, सारे आयंस दे देगा ये। समझ रहे हो? आपने अगर यहाँ पे इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो आपको K प्लस आयन मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, Mg+2 मिलेगा, Cl माइनस मिल जाएगा। ठीक है, सारे की सारे ही आयंस की टेस्टिंग हो जाएगी। आधी बात समझ में? इससे आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये इसमें इतने पोटेशियम आयन है, इतने क्लोरीन है, इतने मैग्नीशियम है ना, यहाँ पे इतने फेरस है, इतने अमोनियम है, इतने सल्फेट आयंस है, सारे आयंस में ये डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने जब इसको हाइड्रोलाइसिस की आपने, तो आपको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 5 आयंस ही मिले। क्या मिले? सिर्फ और सिर्फ 5 आयंस ही मिले हैं आपको। एक मिनट, माइनस, क्या मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 आयंस ही मिले हैं आपको। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ ऐसा होता है जो आयोनाइजेबल होता है, कुछ ऐसा होता है जो नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। मतलब अब आप गए टेस्टिंग करने के लिए, अच्छा K4FeCN का होल 6 है, ठीक है, पता चल गया आपको, लैब असिस्टेंट ने बता दिया कि है ना ये है कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें आप गए कि अच्छा ठीक है, अब मैं तो है ना क्या करूंगा, साइनाइड की टेस्टिंग करके बता दूंगा सर को कि सर है ना जो आपने कंपाउंड दिया उसमें साइनाइड है प्रेजेंट। आपने साइनाइड की टेस्टिंग की, पता चला साइनाइड तो है ही नहीं यहाँ पे, इसने साइनाइड के आयन के लिए जो टेस्टिंग होती है वो तो दिया ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं दिया? क्योंकि साइनाइड आयन तो है ही नहीं यहाँ पे। समझ रहे हो? आई बात समझ में? जबकि डबल सॉल्ट में ये सारे के सारे ही आयंस की टेस्टिंग दे देगा आपको। यहाँ पे कुछ आयोनाइजेबल है, कुछ नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। हाँ, कुछ आयोनाइजेबल होता है, नॉन आयोनाइजेबल ये डब्बे के अंदर वाला पार्ट होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं इसको। इसके अंदर वाला जो पार्ट होता है ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है, ये वाला नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, ये आयोनाइज नहीं होता है, फर्दर आयोनाइज नहीं होता। आयरन की Fe+2 का टेस्टिंग नहीं दे पाएगा ये। समझ रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ बस पोटेशियम आयन प्रेजेंट है वो आप पता लगा सकते हो। आधी बात समझ में? अब ऐसा क्या हुआ कि ये कैसे पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि यार इस टाइप के कंपाउंड्स भी होते हैं? हाँ, कैसे पता चला? तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट था वो था वर्नर। फर्स्ट जो साइंटिस्ट था, नोट डाउन कर लिया हो? चलो इसमें एक एक लाइन लिख लो आप लोग पहले, एक एक लाइन लिख लो। डबल सॉल्ट में लिख लो आप, डबल सॉल्ट में लिख लो। डबल सॉल्ट में लिखो, डबल सॉल्ट डज नॉट डिसोसिएट, डबल सॉल्ट्स, इसमें लिखो डबल सॉल्ट्स डज नॉट डिसोसिएट, सॉरी डबल सॉल्ट्स डिसोसिएट, डज नॉट नहीं, डबल सॉल्ट डिसोसिएट, डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली, इनटू सिंपल आयंस completely, into simple ions completely when dissolved in water, when dissolved in water। ठीक है, ये क्या होते हैं डबल सॉल्ट्स? वो अपने सिंपलर आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक लाइन लिखो, these compounds do not dissociate, do not dissociate completely into its simple ions। ये completely dissociate नहीं होते हैं इनके simple ions में। These compounds do not dissociate completely into its simple ions। ठीक है, ये अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। अब साइंटिस्ट लोगों ने यार क्या किया ऐसा कि उनको कैसे पता चला कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं, तो अब वो उस पे डिस्कस करते हैं हम। सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट था वो थे वर्नर साहब। वर्नर साहब ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ करते रहते हैं, बन कुछ जाता है, कुछ का कुछ पता चल जाता है कि यार अच्छा ये बात कही थी क्या। ध्यान से सुनो, वर्नर जो साइंटिस्ट था, पूछ ली जाती है प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इसमें,
अब वो किस्मत के ऊपर है, उन तीन में से नहीं आया तो इसमें वर्नर पूछ लिया तो ठीक है, किस्मत है सब। वर्नर इंपॉर्टेंट है, थ्योरी दी थी इसने, पोस्टुलेट्स थे इसके भी कुछ, ध्यान से सुनो। वर्नर भाई साहब ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड था, उसको किसके साथ में, कोबाल्ट क्लोराइड का कंपाउंड बनाया अमोनिया के साथ में, ठीक है। अभी भी इनको शांति नहीं मिली, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसमें सिल्वर नाइट्रेट भी डाल दिया। कुछ ना कुछ करना ही है हमें, है ना, कुछ ना कुछ करते देना कि भाई बच्चों को पढ़ना पड़े। तो अब इन्होंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट भी डाल दिया। अब जैसे ही इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट डाला, इनको 3 मोल ऑफ AgCl मिल गया। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, 5 अमोनिया के साथ में इसका कंपाउंड लिया, वापस से सिल्वर नाइट्रेट इन्होंने ऐड किया, तब इनको मिला 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब ये क्या चक्कर हो गया, ये क्या चक्कर हो गया, अब ये तो यार ये क्या 2 मोल क्यों मिल गया। फिर अभी भी इनको शांति नहीं मिली, अभी भी इनको कुछ ना कुछ करते ही रहना है। वापस से इन्होंने क्या लिया, 4NH3 लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला इनको, 1 मोल ऑफ AgCl मिल गया। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, 0 मोल ऑफ AgCl मिला। अब इन्होंने सोचा यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे AgCl मिला ही क्यों नहीं जब हमने क्या बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, तो क्या हो गया ये। तो अब इन्होंने उस अकॉर्डिंग इनके पोस्टुलेट्स दिए, इनके अकॉर्डिंग मतलब कि नॉन आयोनाइजेबल बात होगी, मतलब नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होगा तभी तो जाके आयंस होंगे ही नहीं ना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस यहाँ पे अगर ये फ्री Cl- आयन दे देता तो क्या ये सिल्वर क्लोराइड नहीं बना देता क्या। अगर यहाँ पे फ्री Cl- आयन होते, हाँ, तो यहाँ पे ये सिल्वर क्लोराइड बना लेता। और सिल्वर नाइट्रेट आपने जैसे ऐड किया तो उन क्लोराइड आयन के साथ में ये सिल्वर क्या करता, मतलब यहाँ पे Cl- आयन फ्री नहीं है, यहाँ पे एक ही ये वाला क्लोराइड आयन फ्री होगा, यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन फ्री होंगे तभी 2 मोल मिले हैं सिल्वर नाइट्रेट के। यहाँ पे 3 क्या बोलते हैं 3 क्लोराइड आयन होंगे फ्री, तभी तो जाके ये यहाँ पे 3 मोल दिया है। मतलब कि उसने क्या क्या बताया कि ये जो कंपाउंड है ना, फिर उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अपनी थ्योरी दी है कि एक्चुअल में जो है ना ये कंपाउंड इस तरह से है, एक्चुअल में इस तरह से है कि यहाँ पे क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल, ये एक जो पार्ट होता है वो मतलब आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल वाला पार्ट होता है, मतलब कि वाटर में डिसोसिएट करोगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला जो पार्ट है, ये जो बॉक्स है, ये आयोनाइज नहीं होगा। समझ रहे हो। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या किया इसने, CO NH3 का होल 5 Cl और ब्रैकेट के बाहर Cl2, ये रहा होगा। आप मुझे बताओ, अगर आप इसको आयोनाइज करोगे मतलब वाटर में ऐड करोगे तो आपको 2 आयन्स मिलेंगे, एक तो ये वाला आयन मिलेगा और 2 Cl- आयन मिलेंगे, तो तभी तो ये बना होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब ये वाला नॉन आयनाइजेबल पार्ट होगा, मतलब इसने ये दिमाग लगाया कि यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक आयनाइजेबल होता है एक नॉन आयनाइजेबल, इसने यहाँ पे 2 टर्म्स दिए थे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी टर्म्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या रहा होगा, NH3 का होल 4 Cl2, और यहाँ पे बाकी क्या हो गया होगा, एक Cl बाहर, तभी तो एक ही क्लोराइड आयन फ्री होगा ना यहाँ पे, देखो तो एक ही, तो इसीलिए तो एक ही मोल Cl- दिया है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये नॉन आयनाइजेबल होता होगा, आयनाइज ही नहीं हो रही है, आयन ही नहीं दे रही है, अपने ब्रेक ही नहीं हो रही है। समझो, ये वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया था, अभी मैंने सिर्फ उसका एक्सपेरिमेंट बताया, अब उसके पोस्टुलेट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोस्टुलेट्स बताती हूँ मैं उसके, और ये इसमें क्या होगा, इसमें तो सारे के सारे अंदर आ जाएंगे डब्बे के, समझ रहे हो। इसमें क्या होंगे, सारे के सारे ही यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे Cl3 हो जाएगा, सारे डब्बे के अंदर आ गए। अभी इन सबसे भी क्वेश्चन पूछूंगी मैं, इसलिए अभी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनमें फिर इससे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप ध्यान से सुनना। वर्नर ने पोस्टुलेट्स जो दिए थे, उसने ये बताया कि भाई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, यहाँ पे हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी
और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। एक मिनट भी है, हाँ, सेकेंडरी सेकेंडरी वैलेंसी। अब ध्यान से सुनो, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 1 मार्क है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो होती है आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है, आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है which is satisfied by which is satisfied by नेगेटिव आयन। अब ये क्या लिख दिया, हम तो समझे ही नहीं है। मतलब अगर आपको कोई भी इस कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी पूछ ले तो प्राइमरी वैलेंसी मन ही मन में हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसको प्राइमरी वैलेंसी बोलोगे। उसने ये बातें बोली है, क्या बातें बोली है, प्राइमरी जो वैलेंसी होती है, आपको पोस्टुलेट लिखने को आ जाए तो यही लिख के आना कि प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है विच इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई कर रहा है उसको, मतलब वो सेंट्रल मेटल के पॉजिटिव चार्ज की बात करना चाह रहा है। तो आप इतना घुमा के जाने से तो आपको मन में ये बात याद में रखनी है कि अच्छा वो सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ध्यान से सुन लो, सेंट्रल मेटल एटम वर्ड में बोल रही हूँ ना, इस बॉक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। अब अगर K4Fe का होल 6 दे दिया तो Fe होगा इसमें सेंट्रल, पोटेशियम मत सेंट्रल मेटल एटम करके आ जाना, ठीक है, आई बात समझ में। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वो क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। ऐसे ही आंसर लिख के आना है आपको एग्जाम में, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर मत लिख के आना, है ना। ये तो हमने बात निकाली है, इन 2 लाइनों से ये बात वो हो रही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है which is which is satisfied by which is satisfied by negative और न्यूट्रल लीगेंड। अभी लीगेंड क्या होते हैं, ये जो डब्बे के अंदर होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होते हैं ये लीगेंड होते हैं। ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स उस सेंट्रल मेटल एटम को। वो सेंट्रल मेटल एटम ऐसे, ठीक है, अच्छा इधर से भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इलेक्ट्रॉन आ जाओ आ जाओ, इस तरह से, हाँ, हाथ फैलाए हुए ये सेंट्रल मेटल एटम ये लीगेंड होते हैं। लीगेंड के पास में लोन पेयर होता है, नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वो देगा इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम को। आ गई बात समझ में, विच इज सेटिस्फाइड। तो आप इसको बोल सकते हो एक तरह से कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब भाई कि कितने लीगेंड हैं जो कि इसके आसपास हैं, मतलब आप इसको इस तरह से कि कितने लोन पेयर इसको मिल रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को। यहाँ से 6 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 6 लोन पेयर, 6 अमोनिया है, हर एक अमोनिया 1 दे रहा है तो 6 अमोनिया 6 देंगे। तो यहाँ पे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6। अब इसमें बताओ, चलो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी सबकी बात कर लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी इसमें, आप चार्ज कैसे निकालते हैं वो भी बता देती हूँ मैं, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और चार्ज जो है वो निकालना आना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो पूरे टाइम नोमेनक्लेचर में एक क्वेश्चन आएगा, नोमेनक्लेचर बिना चार्ज के लिख नहीं सकते, बिना चार्ज के नोमेनक्लेचर नहीं लिख सकते, तो वो मैं बता देती हूँ पहले। सब जैसे सपोज आपको ये दे रखा है, कुछ बहुत सारे आपसे भी कैलकुलेट करवाऊंगी, पर अभी बस बेसिक ये क्वेश्चन समझाने के लिए, उसके बाद एक चीज हम पढ़ेंगे और समझ में आएगा। जैसे आपको ये दे रखा है सी का होल 6Cl3, ठीक है, आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आयोनाइज करना है, मतलब सिर्फ बॉक्स से मतलब है हमें, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स से मतलब है हमें सेंट्रल मेटल के एटम के चार्ज को निकालने के लिए, और हमें किसी से मतलब नहीं है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मतलब है। आप मुझे बताओ, जो पहले होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद में होता है वो नेगेटिव। क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज रहा होगा तभी तो यहाँ पे +3 होगा। अरे यार इतना तो पढ़ रखे होंगे ना यार, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 रहा होगा, तो Cl के माइनस रहा होगा तभी तो MgCl2 बना है। सिमिलरली यहाँ पे इसके डब्बे के ऊपर +3 चार्ज रहा होगा, जो पहले लिखा होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, ध्यान से सुनना।
कभी भी आपने Cl2Mg नहीं देखा है। अगर मैंने यहाँ पे K4FeCN6 लिखा है मतलब ये पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये डब्बे पे नेगेटिव आएगा। जो पहले लिखा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जो बाद में लिखा होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो पहले लिखा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बाद में नेगेटिव। यूं नहीं कि डब्बे पे तो हमने देखा है भाई हमेशा ही पॉजिटिव ही आता है, हमेशा ही नहीं, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना वहां पे। तो सबसे पहले अपने डब्बे तक पहुंच जाना, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर तक आप पहुंच गए। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी था और ये सेकेंडरी वैलेंसी था। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का निकालना होता है चार्ज हमेशा। हर क्वेश्चन में नोमेनक्लेचर में भी उसी का निकालोगे। आगे मैं कैलकुलेट करने को दूंगी, फिर नहीं बैठे रहना है। और जो बता रही हूँ अगर कहीं पे डाउट आए ना अभी तो अभी बता देना नोमेनक्लेचर में। एक्स लिखो सेंट्रल मेटल एटम को, एक्स लिखा, +6। अमोनिया कितने, अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता अमोनिया पे कोई चार्ज, तो क्या लिखोगे? 0। और तो कोई है ही नहीं। ओवरऑल कितना चार्ज है इस पे? +3। तो सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज हो जाएगा? +3। हमेशा प्लस में आएगा यार आंसर तो, है ना, कभी माइनस में मत लिख के आ जाना, प्लस के ही होगा, है ना। तो +3 होगा, चाहे वो डब्बा माइनस हो कि पॉजिटिव हो, सेंट्रल मेटल पे तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आना है। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ही होता है भाई, नेगेटिव तो होता नहीं है। तो आप मुझे इस, अब क्वेश्चंस आते हैं हम, इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसमें? हाँ, प्राइमरी वैलेंसी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। इसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करो। यहाँ पे कितना +2 का चार्ज आएगा, और क्लोरीन पे तो -1 होता है ना, उसको कहाँ भूल गए? इधर लेके आओगे तो +3 हो जाएगा। अरे, x +0 × 5 -1, क्लोरीन का -1, और इस पूरे डब्बे पे कितना है? +2। कितना हो गया? +3। प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। +3 और 6, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे कितनी आएगी? 3 और 6। इसमें डब्बे पे तो कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, 0 रहेगा डब्बे पे तो चार्ज। ठीक है। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्ट्रक्चर। एक सेकंड, 2 आएगी कृष्णा, 2 किस में आ रही है आपके? डब्बे पे +1 चार्ज है, -2 उधर जाएगा। डब्बे पे 0 चार्ज है, -3 उधर जाएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है, +1। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, क्योंकि इस डब्बे पे, नहीं नहीं नहीं, 2 कैसे आएगी? 3 आएगी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे Cl2 लिखा है तो मतलब यहाँ पे +2 रहा होगा। हाँ, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, आप स्ट्रक्चर में देख लो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को किस तरह से बताया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी जो, किसमें, हम्म, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को किस तरह से बताया जाता है, सब इसी का एग्जांपल लेके बता देती हूँ। कोबाल्ट, ध्यान से सुन लो, 6 है, जो आपकी नॉन आयोनाइजेबल वैलेंस, जो आपके नॉन आयोनाइजेबल वाला जो पार्ट है, जिसमें जो जो भी लीगेंड है नॉन आयोनाइजेबल वाले पार्ट में, मतलब डब्बे के अंदर, इसकी बात कर रही हूँ मैं, अभी इसका स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा। डब्बे के अंदर जो पार्ट है ये कैसा है? नॉन आयोनाइजेबल वाला, तो इसको आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। और जो बाहर वाला है, जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है,
जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है उसको डैश से, आपके किधर भी लगा दो डैश, आपके ऊपर है, कहीं पे भी इस तरह से डैश से रिप्रेजेंट करोगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि ये जो है ये वाला, ये सॉलिड वाला, ये क्या बता रहा है, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी वाला जो है वो इससे, और जो आयोनाइजेबल वाली वैलेंसी होगी उससे उससे क्या करोगे, ऐसे डैश 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 करके रिप्रेजेंट करोगे। आ गई बात समझ में? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। जो क्लोरीन अंदर होंगे वो डैश, ये सॉलिड उससे, और जो क्लोरीन बाहर होगा वो डैश डैश डैश। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में? ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इसी तरह से उसने बताया था ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये सब इनके बारे में बात करेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। समझ में आ गया? हाँ, डॉटेड लाइन से। अब आ जाओ नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स pertaining to coordination compounds। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अब हम, क्योंकि डेफिनेशन समझना जरूरी है आपके लिए कि कब मैंने लीगेंड बोल दिया, कब मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दिया, कब मैंने एम्बिडेंटेड लिगेंड बोल दिया, तो क्या समझ में आ रहा है, तो वो हम पहले सारे टर्म्स देख लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, काउंटर आयन बोल दिया, कौन सा है काउंटर आयन इनमें से, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए ये टर्म्स है कि भाई कौन क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी, आप बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, विच कंटेन, हाँ कोऑर्डिनेशन इससे, विच कंटेन सेंट्रल मेटल एटम, मतलब लाइक ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, विच कंटेन सेंट्रल मेटल एटम प्लस लीगेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सेंट्रल एटम और आयन, सेंट्रल एटम और आयन ये जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो कि क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द लीगेंड। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ, अपने आसपास एक फिक्स ये जो भी अरेंजमेंट वगैरह कर लेता है, ये सब देख लेना एक बार, आप क्या अरेंजमेंट होंगे वो वीबीटी में बताऊंगी मैं आगे। सेंट्रल मेटल एटम के बाद आ जाते हैं लीगेंड, लीगेंड जो क्या करता है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये क्या है, लीगेंड, जो कि अपने क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम, है ना। अब लीगेंड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लीगेंड में हो गए आपके मोनो डेंटेट लीगेंड, दूसरा हो गया बाई डेंटेट लीगेंड, और तीसरा हो गया पॉली डेंटेट लीगेंड। मोनोडेंटेट लीगेंड हो गए आपके अमोनिया, आ रही बात समझ में? मोनोडेंटेट लीगेंड मतलब कि एक ही डोनर साइट होती है उनमें, क्या होती है, एक ही डोनर साइट होती है उनमें। बाइडेंटेट लीगेंड, दो दो डोनर साइट होती हैं, जैसे ऑक्सीडेट आयन, ये यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, टू टू डोनर साइट्स, टू टू डोनर साइट्स। पॉलीडेंटेट लीगेंड या फिर इथाइलिन डाइअमीन, ये बहुत काम आने वाला है, ईएन बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ईएन, ईएन करके लिखते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको ईएन करके रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इतना बड़ा नहीं लिखते, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, है ना। तो ये भी देखो कितनी है, डोनर साइट्स कितनी है, दो, समझ रहे हो, दो दो डोनर साइट्स है इसमें, एक ये एक ही, अगर एक ही है तो मोनो, दो है तो बाई, उससे ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट लीगेंड।
सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड। ठीक है, इसमें कितनी है दोनों साइड्स? 4, 4, सॉरी 6 है। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6। ये अकेला ही आ जाएगा छह तरफ से इलेक्ट्रॉन देने के लिए। नहीं 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 6। नहीं 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 नहीं, ओ माइनस नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर लोन पेयर होना चाहिए। तो नहीं नहीं नहीं, अगर ये वाला नेगेटिव वाला दे रहा है ना तो वो वाला नहीं दे सकता फिर, समझ रहे हो? वो नहीं देगा। जैसे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन नहीं होते इन्वॉल्व। आपने पढ़ा होगा, अगर ये आयन है ना तो अगर ये वाला कर रहा है ना तो ये चुपचाप बैठा रहता है, समझ रहे हो? तो 6 ही होंगी इसमें। और अगर 10 आप मान लोगे, 6 6 ही होती है इसमें, ठीक है? 10 नहीं होती। इसको हम क्या लिखते हैं इन शॉर्ट? EDTA-4। ये इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटेट आयन। ठीक है, मोनो बाई पॉलीडेंटेट लिगेंड। अंडरलाइन करते जाना इनको बुक में। उसके बाद नेक्स्ट आ गया चिलेटिंग लीगेंड या फिर चिलेट इफेक्ट। क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है देखो, जैसे सपोज यहाँ पे कोई मेटल है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, बात कर लेते हैं इस पे भी। इसी में ही चल रहा है अभी। चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, चिलेटिंग लीगेंड कौन से हैं इनमें से, इस टाइप का। अब ये चलो मोनो बाई पॉली में तो आप देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा लोगे, वर्ड से देख के समझ में आ जाएगा मोनो क्या होता है, बाई पॉली क्या होता है। लेकिन चिलेट क्या होता है एक्चुअल में? जब 2 या उनसे ज्यादा डोनर साइट्स होती है ना लीगेंड के पास में, तो वो क्या कर लेता है, जनरली सेंट्रल मेटल के साथ में एक रिंग टाइप बना लेता है। देखो जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये दे रहा है ना इसको इलेक्ट्रॉन, CO माइनस क्या कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एक रिंग बन गई है। क्या बन रही है? एक रिंग। तो जनरली रिंग जो होता है वो ज्यादा स्टेबल कंसीडर होती है एज रिस्पेक्ट टू जो चेन होता है उससे, है ना? तो और जैसे जैसे आप ये लीगेंड इसमें यहाँ पे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होती जाएंगी, अगर ज्यादा मेंबर की रिंग बन रही है तो वो ज्यादा स्टेबल होता हो जाएगा। समझ रहे हो? चिलेटिंग इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग इफेक्ट। यहाँ पे देखो अंडरलाइन करो इसको। when a die, पेज नंबर 247 पे, when a die or polydentate ligand uses its 2 or more donor atoms simultaneously to bind single metal ion, इसको क्या उनको हम क्या बोलते हैं? चिलेट ligand। ठीक है, अंडरलाइन कर लो इसको। चिलेटिंग ligand बोलते हैं उनको, जिससे एक जनरली ऐसी रिंग बन जाती है। ठीक है, तो बस चिलेटिंग इफेक्ट का क्या काम होता है भाई? यहाँ स्टेबिलिटी आ जाती है, बस इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, एम्बीडेंटेड लीगेंड पूछा गया क्वेश्चन है। तो लीगेंड की बात कर रही हो ना, देखो लीगेंड एम्बीडेंटेड तो उनका पता नहीं क्या फेवरेट है, और ये चिलेट, ये दो तो बहुत बार पूछे गए हैं। एम्बीडेंटेड लीगेंड 2 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्बीडेंटेड लीगेंड? एम्बीडेंटेड लीगेंड मतलब टू अटैकिंग, टू और मोर अटैकिंग साइड, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम कर रहा हो, एक टाइम पे एक ही साइड से अटैच हो रहा हो। मतलब जैसे आपको पता है कि नाइट्रो होता है ना? उसमें या तो वो अगर मेटल से इस तरह से भी अटैच हो सकता है, मेटल से, या फिर इस इस साइड से भी। मतलब कोई ऐसा जिसमें दो अटैकिंग साइट हो, एक टाइम पे एक ही दे रही हो इलेक्ट्रॉन। साइनाइड आइसोसाइनाइड, समझ रहे हो? साइनाइड आइसोसाइनाइड एक बार कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, समझो? SCN माइनस, थायोसाइनेटोएस, थायोसाइनेटोएन, वो बोलेंगे हम, इनको नेम भी बताऊंगी इनको क्या लिखना है हमको। पर समझ में आई बात? में एम्बीडेंटेड लीगेंड क्या होते हैं कि उनमें दोनों मतलब अटैकिंग साइड, लेकिन दोनों साथ में नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे तो साथ में दे रहे हैं। यहाँ पे क्या एक टाइम पे एक के साथ में ही अटैच हो रहा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एटम, नाइट्रोजन भी है डोनर वाला और ऑक्सीजन भी है एक ही लीगेंड के अंदर। अंडरलाइन कर लो इसको एम्बीडेंटेड लीगेंड को। लीगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम एंड आइदर ऑफ, इन दोनों में से कोई एक ही क्या कर रहा है, वो सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पे डोनेट कर रहा है, उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लीगेंड।
डेफिनेशन जो है इनकी बुक में दे रखी है, बुक में ही मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ आपको, ठीक है। बुक में ही इनकी डेफिनेशन दे रखी है, अगर बुक में नहीं दे रखी होती तो मैं लिखवा देती इनकी डेफिनेशन। बुक में ही दे रखी है ना, दे रखी है ना बुक में, अंडरलाइन करवा दी है मैंने, एम्बिडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन आपको अंडरलाइन करवा दी है। एम्बिडेंटेड लिगेंड पूछा गया क्वेश्चन है, अब वापस से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इधर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे ना आसपास, तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे ना आसपास, नहीं डबल बॉन्ड वो वाला नहीं आएगा, 3 बॉन्ड हो जाएंगे ऑक्सीजन के आसपास, नाइट्रोजन के आसपास यहाँ पे। अब जैसे नाइट्रोजन में भी यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप कि ये ये वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये नहीं करता जनरली रिएक्ट, यहाँ पे भी सेम वही बात आ रही है, ये अपना स्टेबल हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेके अपना खुश है, इसको क्या मतलब आ रहा है किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने में या उससे इलेक्ट्रॉन लेने में। मुझे जो जिनको है कि यार चलो हमारे ये जो वेले बैठे हुए हैं, हाँ नेगेटिव चार्ज लेके, वो कि यार चलो ठीक है हम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, लिगेंड पूछा जाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब एक ही डोनर साइट हो, जिसमें एक ही डोनर साइट हो, हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, एक ही डोनर साइट है इसमें, ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, दो दो डोनर साइट हो, एक ही लिगेंड के अंदर दो दो डोनर साइट हो। ये दोनों CO माइनस जो है ये सेंट्रल मेटल को दे रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब कि सपोज अगर ऐसा हो कि कोई मेटल है, इथाइलिन डायमीन जो है, ये साइज करके यहाँ पे मेटल पे दे दिया कोई +2 चार्ज, ठीक है। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये मेटल है, यहाँ पे ई एन, सॉरी, अच्छा समझ रहे हो। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इस मेटल का, 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। आई बात समझ में, ठीक है। हम्म यहाँ पे EN आपको पता है कि 2 देता है, आपको जैसे ये दे रखा है कंपाउंड है, EN में आपको पता है कि 2 डोनर साइट होती है, तो 3 है ना, 3 मतलब 3 × 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, यहीं से देख लेना। आई बात समझ में, ठीक है, यहीं से ही आप चेक कर लेना, यहीं से पता चल जाएगा। उसके बाद में पॉलीडेंटेट लिगेंड, जब बहुत सारी, 2 से भी ज्यादा हो, डोनर साइट्स हो, किसमें, लिगेंड्स में। चिलेट इफेक्ट क्या होता है, जब वो रिंग फॉर्म कर लेता है मेटल के साथ में, है ना। अब वो 3 मेंबर की, 4 मेंबर की, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, पढ़ा ना, 6 मेंबर वाले में कम स्ट्रेन होता है ज्यादा, है ना ये सब। 2 नाइट्रोजन के, 1 2 3 4, और ये ध्यान में रखना EDTA पे -4 का चार्ज होता है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप बॉक्स के अंदर अगर आपको EDTA दे दिया और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को दे दी, तो EDTA पे 0 चार्ज मत करके आ जाना, पता है ना, क्लोरीन पे जैसे यहाँ -1 है, वैसे EDTA में अपने आप में ही -1 है, ठीक है। ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं, चेक करना पड़ेगा, 44। हाँ, नहीं नहीं पता नहीं कौन सा। हम्म हम्म। बाइडेंटेड मतलब दोनों के दोनों हैं और दोनों दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि एक ही जो है वो यहाँ मोनो की तरह या बाई की तरह यूज में ले लिया आपने, मोनो अलग है अपना, बाई अलग है अपना, पॉली अलग है अपना। उसके बाद चिलेटिंग अलग है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब एक ही लिगेंड है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक टाइम पे पर एक ही साइड से देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड।
चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनमें दो या उनसे ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं जो कि रिंग फॉर्म कर लेते हैं उसके साथ में, किसके साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, ये चिलेटिंग इफेक्ट। तो मतलब आप उसको बोल सकते हो कि हाँ भाई बाइडेंटन पॉलीडेंटन वाले चिलेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, अंडरलाइन करो। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट में इथाइलिन डाइअमीन है, ये वाला एग्जाम्पल। तो इस वाले में अगर आपसे पूछ लिया जाए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में हम जितने भी कंपाउंड देखने वाले हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, या कोऑर्डिनेशन 4 होगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 3 4 ये 2 ये वाले नहीं देखने को मिलेंगे हमें इसमें, है ना। देखो जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम पूछ लिया, कोबाल्ट है, उस पे अगर आप लोगों से क्या पूछ लिया, चार्ज पूछ लिया, तो +3 हो जाएगा क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन पे कोई चार्ज नहीं होता है। कभी बताया था इथाइलिन डाइअमीन पे कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद में अगर आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा क्योंकि हर एक ईएन जो है वो दो क्या बोलते हैं, दो लोन पे डोनेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, जितने बॉन्ड्स होंगे उसके आसपास उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस चैप्टर में जनरली 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही मिलेगा आपको देखने को। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वही होता है ये वाला, ये डब्बा, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये डब्बा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो होता है वही, कि इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल। ये क्या है, ये आगे जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब और एक्सप्लेन करूंगी मैं इसको। ऑक्सीडेशन नंबर बता दिया है। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस देख लो। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब सेम ही लीगेंड्स हो, अगर सारे ही डोनेटिंग लीगेंड सेम हो तो होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक अगर एक से डिफरेंट डिफरेंट लीगेंड्स हो, डिफरेंट लीगेंड्स हो तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्लियर हो गया। होमो हेट्रो, homoleptic complexes are those complexes in which all the ligands are same, while heteroleptic complexes are those in which ligands bonded to the central metal atom are different, are different, ligands are different। ये heteroleptic heteroleptic heteroleptic। उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। ठीक है, डेफिनेशन लीगेंड्स की पूछ ली जाती है, बाकी इनकी तो बहुत ही कम चांसेस है पूछा जाए तो। आपकी किसमें, सब यही है, ये डब्बा ही है जो लीगेंड होते हैं उससे लीगेंड अटेंच होते हैं। एम्बिडेंटेड लीगेंड जो होते हैं उनमें दो अटैकिंग साइट होती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है। एक है ना, जैसे कि आपने देखा होगा ना, साइनाइड है, कार्बन से भी जुड़ सकता है वो मेटल और नाइट्रोजन से भी, एक टाइम पे एक ही देगा, दोनों थोड़ी साथ में दे देते हैं, है ना। वैसे ही जैसे नाइट्रो है, तो नाइट्रो में क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है या तो वो अपने क्या बोलते हैं लोन पेयर दे दे, या फिर ये ऑक्सीजन दे दे। समझ रहे हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट हैं। आई बात समझ में। अब जैसे यहाँ पे आप इसको इस तरह से मत देख लेना कि मैम यहाँ पे भी, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये एक बार क्या पता ये वाला नाइट्रोजन दे रहा हो, एक बार क्या पता ये वाला नाइट्रोजन दे रहा हो। अरे तो दोनों नाइट्रोजन ही है ना। यहाँ पे तो आप एक बार कार्बन एक बार नाइट्रोजन दे रहे हैं, यहाँ पे एक बार नाइट्रोजन एक बार ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है, अलग अलग एटम्स है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है।
कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन जो है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी मैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी ना, उसमें एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये उसी में आएंगे, तो उसी में स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे आपको जब हम बनाएंगे तब ये, ठीक है। उससे पहले अब आप लोग हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर का, तो मैं वो लिखवा देती हूँ। हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो लीगेंड को क्या बोलते हैं वो मैं लिखवा देती हूँ, उसके अलावा फिर हम आगे देखेंगे, कल करेंगे नोमेनक्लेचर। अभी थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखवा देती हूँ। हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ सेम ही होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं है इनमें। हाँ, अब ध्यान से सुनो, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें आप लिखो सबसे पहले नेमिंग ऑफ लीगेंड्स, लिखो नेमिंग ऑफ लीगेंड्स, इसमें लिखो नेमिंग ऑफ लीगेंड्स। आप लीगेंड्स को किस तरह से पढ़ोगे, लीगेंड्स को पढ़ना समझ लो, उसके बाद तो फिर आप कर दोगे। नेमिंग ऑफ लीगेंड्स में सबसे पहले लिखेंगे, टेबल जो मैं बनवा रही हूँ लीगेंड्स को किस तरह से पढ़ेंगे। नेमिंग ऑफ लीगेंड्स, ऑल पॉसिबल लीगेंड्स का मैं लिस्ट बनवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि हाँ, यहाँ पे लिखो फॉर्मूला, यहाँ पे उनकी नेमिंग क्या होगी, ठीक है। अब अब देखो, जैसे आपको अगर मैं ये बात नहीं बताऊं तो आप इसको क्या पढ़ोगे, क्लोरो, लेकिन क्लोरो नहीं बोलते इसको, क्लोरिडो बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लोरिडो। तो वैसे ही क्या उनके नोमेनक्लेचर लिखते टाइम पे आपको लीगेंड को क्या लिखना है, वाटर आ गया तो वाटर को क्या लिखोगे, एक्वा, है ना। वैसे ही वही नोमेनक्लेचर लिखवा रही हूँ, आवाज नहीं। इसमें लिखो सबसे पहले NH3 को लिखोगे अमीन, H2O को लिखोगे एक्वा, CO को लिखोगे कार्बोनिल, Cl माइनस को लिखोगे क्लोरिडो, Br माइनस को लिखोगे ब्रोमिडो, आवाज नहीं, आइडिडो, Cn माइनस को लिखोगे साइनो, NO2 माइनस को लिखोगे नाइट्रीटो N, ONO माइनस को लिखोगे नाइट्रीटो O, आवाज नहीं। उसके बाद में हाँ, हाँ, साइनो साइनिडो भी लिख, क्या, कार्बोनिल NYL, CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये वाला, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। OH माइनस को लिखोगे हाइड्रोक्सो ऑक्जेलेटो हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हो, जैसे साइनाइड है ना तो साइनो भी बोल सकते हो, साइनिडो भी बोल सकते हो, ठीक है।
क्या? हाँ सल्फर S-2, इसको क्या है? सल्फाइडो सल्फेटो S2O3-। थायोसल्फेटो कार्बोनेटो। और कुछ बचा है? NH2- को इमिडो। और हम्म C2H5N बोलो। सॉरी। हम्म हम्म बोलो। ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे और हम डिस्कस करते जाएंगे इनको। ठीक है, और कुछ बचा है क्या? हाँ, N-3 एजाइडो। और ऑफलाइन में कितने बच्चे हैं? ऑफलाइन में है आपके 20 स्टूडेंट्स। अच्छा 50 है क्या? हम्म। सारे हो गए हैं कवर। थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो N। और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें रूल्स लिखवाने पड़ेंगे पहले मुझे। नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्फीयर दोनों सेम ही होता है, वो डब्बा ही होता है ना, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड्स उससे अटैच होते हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मोटिवेशन तो यही रहेगा आप लोगों के लिए कि पढ़े। 2 मंथ ही बचे हैं बस आपके पास, ओनली 2 मंथ्स आर लेफ्ट। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ज्यादा क्या बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि नहीं? डेली मिनिमम 7 to 8 आवर तो पढ़ो। हैं? हाँ। नहीं, अलग से। मॉर्निंग में क्या करते हो? मॉर्निंग में पढ़ा करा करो। और इस क्लास का कोई यूज नहीं है अगर आप घर जाके नहीं पढ़ रहे हो तो। इस क्लास का कोई यूज नहीं है अगर आप घर जाके नहीं पढ़ रहे हो तो। आई बात समझ में? हाँ। किसमें? हाँ, इंटर मेटालिक बॉन्डिंग उनमें क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जैसे आप लेफ्ट से राइट में, हाँ, इंटर मेटेलिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग या मेटल बॉन्ड, जो उनमें इंट्रैक्शन जो होता है मेटल मेटल के बीच में। ठीक है वो। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, ठीक है।